जा बेटा 1 किलो चावल ले आओ। चले यार। क्या मम्मी यार, हमारे ब्रांड के चावल 120 रुपए के हो गए हैं, 100 रुपए का जमाना गया है। ये कब हुआ? जब से डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। क्या बढ़ी? अरे माता, जब से यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ। वो तो मेरा पुतिन ही जीतेगा। अरे मम्मी, इन सब की वजह से तो चावल महंगा हो गया है, क्योंकि पेट्रोल महंगा तो सारा सामान महंगा और रुपए की वैल्यू है। तू क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मम्मी, तुम वीडियो देखो। अरे कौन सा वीडियो दिखा रहा है? तो अब आप अपनी मम्मी को बता पाएंगे कि रुपए की कीमत यानी वैल्यू क्यों घट रही है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि गूगल जानना चाहेगा कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, इन्फॉर्मेटिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए अपनी मदर को, अपनी माँ को, अपनी मम्मी को किसी भी चीज़ की कीमत का मतलब। वैसे तो वो जानती ही होंगी, लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर अगर घर में मम्मी ना हो तो क्या घर चल पाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो अगर हमारे घरों में हमारी माँ की सप्लाई नहीं है तो माँ की डिमांड यानी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? तो इसी तरह से समझिए कि बाज़ार एक परिवार है और माँ एक ऑयल यानी तेल। और अगर तेल की कमी बाज़ार में हो जाती है तो तेल की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है। क्योंकि तेल से ही तो सब कुछ चलता है ना, क्योंकि कच्चे तेल को ही रिफ़ाइन करके जब पेट्रोल बनाते हैं तो उसी से सारा ट्रांसपोर्ट चलता है। तो अगर तेल का रेट बढ़ा तो सारे सामान का रेट बढ़ गया। तो सवाल ये है कि कच्चे तेल के रेट बढ़ने से रुपए की वैल्यू का नीचे आने का क्या लेना देना है? कोई रिलेशन है? तो जी हाँ, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। आइए इसे समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी इकॉनमी है। और अगर यूएस में कुछ मुश्किलें आती हैं और यूएस के बाज़ार नीचे होते हैं तो उसकी तरंगें पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। इसको इस तरीके से समझिए कि भारत जहाँ पर हम रहते हैं, जो कि हमारा घर है, अगर उस घर में निर्भरता बाहर के प्रोडक्ट्स यानी सामान की ज़्यादा हो और अगर बाहर में कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ का असर हमारे देश यानी हमारे घर में भी होगा ना। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो पहला रीज़न रुपए के घटने का ये है कि यूएस में 7 समुंदर पार जब खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही थी तो उसे रोकने के लिए यूएस के आरबीआई यानी यूएस के फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। और ये एक बहुत नॉर्मल सा तरीका है महंगाई को रोकने का। और ऐसा सरकार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ समय पहले यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे और उस इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से बहुत से लोगों ने भारी तादाद में लोन लिए। वो बोरोइंग कर सकते थे क्योंकि रेट बहुत ही कम थे। इसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी डॉलर लोन में यूएस की फेडरल बैंक से लिए। अब यूएस का फेडरल बैंक नोट छापता गया और लोग लोन लेते गए और इन डॉलर्स को लेकर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुनिया भर के देशों में गए और जिन जिन बाज़ारों में उनको उम्मीदें लगी उनके डॉलर से उनको और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, उन्होंने वहाँ लगाए। इनमें से एक भारत था और भारत में पिछले कई सालों से ये डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट हुए जा रहे थे। लेकिन रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस के फेडरल बैंक ने वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो देश एक ही है जो नोट छाप सकता है और वो है यूएसए। और उसका फेडरल बैंक ने वो नोट छापकर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ा दी। और इस इन्फ्लेशन की वजह से आज पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। तो जैसे ही यूएस में इन लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जो पैसा यूएस के इन्वेस्टर्स ने इंडिया में लगा रखा था उस पैसे को उन्होंने यूएस के मार्केट में लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझा, क्योंकि यूएस में उस लोन पर काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि यूएस एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, वो कई सालों से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव कर चुका है। और जबकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पर अभी भी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं।
ये एक विशियस साइकिल है, यानी एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इन्हें एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, तो जैसे ही इनका पैसा बाहर से गया, डॉलर की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई और रुपये की वैल्यू घट गई, क्योंकि भारत के मार्केट में वो सारा पैसा बाहर निकल गया। अगर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में अब तक 2,10,000 करोड़ का एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जा चुका है, और इसी वजह से रुपए की वैल्यू घट गई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। ये पहला रीज़न है। तो अब सेकंड रीज़न पर आते हैं। ऑन द सेकंड रीज़न इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस। इसका मतलब है कि भारत मूलतः एक नेट इंपोर्टर देश है। इसको इस तरीके से समझिए कि भारत जो सामान अपने घर में बनाता है, भारत में बनाता है, उसको बाहर बेचता कम है और बाहर से सामान ज़्यादा यूज़ करता है जो कि इसको अपने देश में चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं बाहर से सामान लाने में, बल्कि कि वो बाहर सामान बेच सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। इवेंचुअली इस वजह से एक डेफिसिट क्रिएट होता है जिसको हम नेट डेफिसिट कहते हैं। इसे इस तरीके से समझिए कि जो सामान भारत को 300 रुपये में पिछले साल मिला, उसी सामान को ख़रीदने में भारत को 400 रुपये या 350 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घट गई है। जो डॉलर 75 या 72 रुपये का पहले हुआ करता था, अब वो ऑलमोस्ट 80 रुपये टच कर गया है। तो ये 8 रुपये का अंतर हर डॉलर पे भारत को एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है उस सामान को खरीदने में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। और तीसरा कारण रुपए के गिरने का है राइजिंग ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में दिन पर दिन बढ़ता और घटता जा रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी $100 प्रति बैरल पे सेट हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ट्रेंड कुछ हफ्ते पहले $115 प्रति बैरल पे पहुंच गया था, क्योंकि इंटरनेशनली तेल डॉलर्स में ख़रीदा जाता है और इस समय पर डॉलर की वैल्यू रुपए से स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दोहरी मार है, क्योंकि वही तेल जो कम पैसे में मिलता था अब ज़्यादा पैसे में हमें प्रोक्योर करना पड़ रहा है। इसके वजह से इंपोर्ट के बिल यानी आयात के बिल बढ़ गए हैं, और उसके वजह से जब तेल बनकर भारत की सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ाता है तो हमारा ही सामान हमें महंगा मिलता है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से सारे सामानों की कीमत बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से एक रिटेल इन्फ्लेशन भारत में भी आती है। और इसकी वजह से जो चीज़ें आपको 10 रुपये की कुछ महीने पहले ही मिल रही थी, वो 12 या 15 रुपये की हो जाती हैं। इस वजह से कॉमन मैन की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है ना दोहरी मार। तो रुपए के घटने के ये 3 मेन कारण थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कुछ महीने पहले ही 24 फरवरी को रशिया और यूक्रेन के वॉर से सप्लाई और डिमांड की चेन में रुकावटें आई हैं, जिससे दुनिया की इकॉनमी भी चरमरा गई है। नाउ मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस और कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में भारत के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारा कैश रिजर्व जो भारत ने अपने पास इकट्ठा किया था ओवर द ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली $650 बिलियन, उसमें से करीब $40 बिलियन का डॉलर अमाउंट बेच दिया है जस्ट टू स्टेबलाइज द रुपी, जिससे कि रुपए की वैल्यू और रुपए की कीमत स्टेबलाइज रहे। और इस समय रुपए की कीमत 79 रुपीज़ 81 पैसा पे आके रुक गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा भारत ने अभी अभी गोल्ड इंपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, जो कि पहले 10.51 था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे कैसे रुपए की वैल्यू नहीं घटेगी, इसके बारे में जानकारी मैं कुछ लिंक्स में आपको छोड़ दूंगा। उन लिंक्स को पढ़कर आप इस इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आपको रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है फंडामेंटल्स करेक्ट करना, जिसकी वजह से रुपए की कीमत मार्केट में वैश्विक बाज़ार में बढ़ेगी। मेरे हिसाब से भारत के सप्लाई और डिमांड की अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं है। उसके लिए भारत को MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत करना होगा, जो कि भारत के रीढ़ की हड्डी है।
और उसे मजबूत करने से सप्लाई साइड इम्प्रूव होगा। उसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे उन्हें वो रिसोर्सेज दे सकते हैं, उन्हें कैपिटल्स, उन्हें लोन, ज़मीन और बाकी चीज़ें जो उन्हें चाहिए डेवलप करने के लिए वो गवर्नमेंट को मुहैया करानी पड़ेंगी। और डिमांड साइड पर भारत सरकार को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिससे कि प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से युवा एंट्री करें और उस सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए वो डिमांड क्रिएट कर सकें। और जब ये होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन के उभरेंगे। और बाहर के इन्वेस्टर्स जो अभी यूएस भाग गया है ना, वापस इंडिया आएंगे और इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का मार्केट एक स्टैब्लिश मार्केट है और वहाँ पर उनके डॉलर की कीमत उनको अच्छी मिलेगी। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। गुड बाय।